हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आई होप कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप उन्नति करें, आपकी सिलेक्शन हो और आप स्वस्थ रहें, आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स भी स्वस्थ रहें। ठीक है। तो आज जो साल का पहला लेक्चर है वो है कि एनर्जी सेक्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये है कि ये जो लेक्चर है ये बहुत ही एक ओपन एंडेड जो लेक्चर है उस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। ओपन एंडेड लेक्चर इसलिए है क्योंकि देखिए, एनर्जी सेक्टर ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। ठीक है। नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं और उस हिसाब से हमें नई नई चीज़ों के साथ ढलना भी पड़ रहा है। ठीक है। और नई नई स्कीम्स भी आ रही हैं, तो लेकिन बेसिक्स में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एनर्जी समझ लेते हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप मोबाइल या फिर लैपटॉप पे या फिर किसी आईपैड या किसी भी इस टाइप की मशीनरी पे देख रहे हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरीज पे चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, रिचार्जेबल बैटरीज का एक सिस्टम होता है कि अगर इसको आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो ये ज़ीरो पे आ जाएगा। और रिचार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, वो एक एनर्जी है। ठीक है। जो कि हमने वेरियस मीन से ली हुई हैं। ठीक है। जैसे कि मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा चलन है। ठीक है जी। और अगर आप प्लेन्स की तरफ होंगे तो थर्मल है। ठीक है। मोस्टली जो है हमारा जो है इसी के साथ ही रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ एक जो सोर्स है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का बताया है। अब देखिए, रात को दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं। खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, हमें चाहिए फ्यूल। ठीक है। ये फ्यूल जो है एक कन्वेंशनली बड़े पुराने सिस्टम से देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हिमाचल और जो दूर ग्राम वाले एरियाज़ हैं, रूरल है, अभी तो वहाँ पे भी चूल्हा ही जलता है। तो वहाँ पे काऊ डंग यूज़ होता है। ठीक है। साथ में फॉडर यूज़ होता है। लेकिन जो शहरी इलाका है वहाँ पे आपकी एलपीजी जो है, गैस जो है वो यूज़ होती है, माइक्रोवेव यूज़ होती है। तो ठीक है, हम देख रहे हैं सोर्सेज। ठीक है। सोर्सेज जो हैं एनर्जी के चलाने के लिए। ठीक है। फिर अगर आप बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर दिल्ली जैसे एरिया में है तो वहाँ पे सीएनजी है। ठीक है जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। फिर पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, डीजल की गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी हैं। तो सारी चीज़ जो है आपकी एनर्जी पे चल रही है। ठीक है। तो अब एनर्जी क्या है? दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब कन्वेंशनल पे आते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स टाइप्स में कह सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल हम बहुत ही एक बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। पुरातत्व जो है फॉसिल फ्यूल्स उनका कर रहे हैं। अब कन्वेंशनल में भी आपके दो प्रकार के आते हैं, कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल। अब कमर्शियल में देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस आता है। ठीक है। आपका बॉम्बे हाई है, वहाँ से हमारे आता है। हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी, सॉरी, हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते, बहुत कम है। ठीक है जी। फिर इसमें शेल गैस आता है। ठीक है, ये आपका आ गया। फिर न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है। आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो कि अभी मैं हाइड्रो और थर्मल के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है। साथ में आपकी विंड जो होती है उससे भी करते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं आता। ये बेसिकली आपके जो हैं फॉसिल फ्यूल से आते हैं। ठीक है। ये आगे हमारे कमर्शियल, कमर्शियल यानी कि जिसको हम एक लार्जर स्केल पे करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल में देखिए मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं फायरवुड। ठीक है जी, आग जलाने के लिए, जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। या फिर देखिए कि अब अगर आप पंजाब के एरियाज़ में जाएंगे या फिर कहीं और भी जाएंगे तो जो आपकी जो जैगरी बन रही है आजकल के जो समय चल रहा है, वहाँ पे गुड़ बनता है, जैगरी जो है वो आप में उसमें फायरवुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। फिर आपका काऊ डंग भी यूज़ होता है, और फिर ड्राई फॉडर भी यूज़ होता है जो कि नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए होता है। ठीक है। तो ये आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं नॉन कमर्शियल के हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हुए? ठीक है, बायो एनर्जी। अब बायो एनर्जी क्या होती है? जो कि हम बायोमास और बायोगैस सोर्सेज से करते हैं, मतलब कि ये रीन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी कह सकते हैं। रीन्यूएबल का मतलब है हम इसको फिर से हार्नेस कर सकते हैं, वापस फिर से ला सकते हैं। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल कौन सी हुई? जो कि हम पीछे कर रहे थे, पेट्रोलियम खर्च हो गया तो हो गया, इसको हम फिर से हार्नेस नहीं कर सकते। ठीक है, बायो एनर्जी में आपका जो प्रोसेस है वो बायोमास और बायोगैस के साथ ही रहता है। फिर आते हैं सोलर एनर्जी के सिस्टम से। आजकल तो देखिए अभी रिसेंटली ही हमारा जो एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो है आंध्र प्रदेश में, फ्लोटिंग जो आपका सोलर पावर प्लांट चला है। ठीक है, और सोलर ग्रिड पे भी हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सोलर एनर्जी कुछ नहीं है, आपके जो ये फोटोवोल्टिक सेल्स हैं ऊपर छतों में लगे होते हैं, हम सन की जो है एनर्जी को कैप्चर करके सोलर एनर्जी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अभी इसमें सोलर एनर्जी में आपके सोलर कुकर भी आ जाते हैं। ठीक है, और आजकल तो सोलर की बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आपके जो इन्वर्टर्स हैं वो भी सोलर एनर्जी वाले आ गए हुए हैं। ठीक है, सोलर गीज़र भी है। ठीक है, अब देखिए विंड टर्बाइंस। अब क्या है कि अब देखिए हमारा जो देश है उसमें से 80% जो एरिया है, जैसे देखिए अगर इमेजिन करेंगे तो ये सारा कोस्टल एरिया है। ठीक है, अब कोस्टल एरिया का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से जो विंड टर्बाइंस हैं, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये घूमती है और इसका जो हम एनर्जी है ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी ये जहाँ से भी, ये देखिए बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है या विंड टर्बाइंस है, ये सारी की सारी जो है क्लीन एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। क्लीन एनर्जी क्यों? देखिए पेट्रोलियम जब है, पेट्रोलियम या फिर फायर या फिर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट इसलिए कि उससे हम धुआं निकाल रहे हैं, तो उससे एयर पॉल्यूशन और बाकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इनसे जो है बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक जो है आपकी इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, और साथ में देखिए क्योंकि अभी सी के बारे में बात कर रहे थे, अब टाइड्स जो है, टाइड्स आपकी सी में आती हैं, तो आपका इस तरीके से सिस्टम बनाया है कि हम वो जब भी आपकी टाइड्स बनेंगी उससे भी हम इसको जो है डिराइव कर सकते हैं और एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी जो अब इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी जो है 30/11/2021 के हिसाब से बहुत ही रीसेंट है, बहुत ही ज़्यादा रीसेंट है। इसमें देखिए कि कैटेगरी दी हुई है फॉसिल फ्यूल्स की और इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी दी है और उसका परसेंटेज शेयर है। तो देखिए कोल आ गया। अब लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या होता है? बेसिकली ब्राउन कोल कहते हैं इसको। ठीक है, ये मतलब पक्का वाला नहीं होता, कच्चा कोल होता है। ठीक है, ये वाला कोल जो है ये काफ़ी देर तक चलता है। फिर गैस आ गई, डीजल आ गया। ठीक है, ये हमारे टोटल फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो अब देखने की वाली बात ये है कि 51% जो है, लगभग हम 52% जो देख रहे हैं वो देखिए दोस्तों हम कोल पे ही डिपेंडेंट हैं। और ये कोल क्राइसिस भी अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ था। वो कैसे कि हमारा जो कोल है, किसी मतलब बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने बोला था हमारे पास सिर्फ 2 दिन का बचा है, हमारे पास 1 दिन का बचा है, बहुत बड़ा कोल क्राइसिस आ गया था। वो इसलिए आया था क्योंकि मानसून की वजह से कोल जो है पानी बहुत ज़्यादा उसमें आ गया था और वो यूजेबिलिटी के लिए नहीं था। ठीक है, और साथ में प्रोक्योरमेंट वगैरह के भी बड़े इश्यूज आ गए थे। तो देखिए कि हमारा कंट्री जो है 52% जो है, आधे से ज़्यादा जो है कोल पे निर्भर करता है। चलिए हम लिग्नाइट को भी डाल देते हैं, तो 53% जो है, 53 या 54% जो है हम इसी पे ही कर रहे हैं। फिर आता है आपका गैस और डीजल। ठीक है, तो मतलब हम फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है हमारे कंट्री की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल टाइप हैं वो क्या हैं। देखिए अब हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो 11.9 लगभग 12% हैं। ठीक है जी, विंड, सोलर और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो 26.6 है और बाकी जो ये हैं आपकी इतनी है। ठीक है, तो 40% जो है हमारे जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब कि कहाँ हम 54% पे हैं और कहाँ यहाँ पे 40% में, और इसको भी हमने हार्नेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, और ये जितने भी सोर्सेज आप देख रहे हैं ये क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हैं। इसीलिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, इसलिए जो मोदी जी हैं बार बार इसी चीज़ पे हमें फोकस कर रहे हैं कि हम क्लीन एनर्जी और रीन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ अग्रसर हों।
ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी हम स्कीम्स के बारे में भी देख लेते हैं। ये सौभाग्य स्कीम है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि सौभाग्य स्कीम क्या है। तो ये क्या, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे तो आपको इसको मिल ही जाएगा। ठीक है, साथ में आपकी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम भी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है उसी के अंदर है। ठीक है, पावर इंडिया मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अब क्या हुआ कि हम किस तरीके से एक क्लीन और बेटर उसकी तरफ जा रहे हैं। अब देखिए कि थोड़े ही समय पहले, कुछ सालों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गिव इट अप जो है एलपीजी की सब्सिडी जो है वो कर रहे थे, ताकि जो भी हमारी जो महिलाएं हैं जो कि आपकी जो फायरवुड यूज़ कर रही हैं, हम उनको एलपीजी की तरफ जाएं और यहाँ से जितनी भी सब्सिडी बचती है हम उसको उस तरीके से वहाँ पे बीपीएल फैमिलीज़ के लिए यूज़ कर पाएँ। ठीक है, एक ये एग्जांपल था। फिर अब देखिए कि हम सीधे भारत स्टेज 6 पे आ गए। ठीक है, 4 से हम सीधे 6 पे आ गए। हमने एक जो 5th स्टेज है वो ख़त्म कर दी। अब उसमें क्या है, देखिए अप्रैल 1 2020 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, और इसकी जो है कि इसकी जो फ़िल्टर्स हैं और बाकी जितने एमिशन नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रैप पॉलिसी भी आ गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब हम एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ भाग रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए जब भी हमारे दिवाली से लेके फेब्रुअरी तक का टाइम आता है तो स्टबल बर्निंग न्यू दिल्ली मतलब एक टॉपिक आ जाता है और फिर हमें याद आता है कि यार एनवायरनमेंट के तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो गए हैं। ठीक है, जब पिछले से फर्स्ट टाइम जब आपका फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने मतलब कि पहली बार देखा था कि एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छा आ गया था। पंजाब के लोगों ने जलंधर से जो है हिमालयज़ और धौलाधार की रेंजेस देखी थी, जो कि बुज़ुर्गों ने 50-50 साल पहले देखी थी। ठीक है, क्योंकि हमारी ओवर यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए, अब नई जर्नी के लिए नीति आयोग जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग ने कहा है कि हमने एक 15 ईयर का रोड मैप बनाया है। ठीक है जी, और इसमें बहुत ज़्यादा जो आपकी कंपनीज़ हैं, चाहे वो फोर्ड है, रेनो है, निसान, होंडा, मर्सिडीज़ हैं, ये सब क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मार्केट में तो ये भी न्यूज़ है कि टेस्ला जो है इंडिया में बहुत जल्द उतरने वाली है। तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्ट्स हैं वो भी बन रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो आपका काज़ा है, ठीक है, वहाँ पे स्पीति में जो एरिया है वहाँ पे आपका ईवी चार्जिंग पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, और आपके इस तरीके से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और एक और चीज़ भी है कि अगर महंगाई का देखें तो 100 रुपये से ऊपर जो है सेंचुरी पार कर गई थी हमारी पेट्रोल और डीजल की, तो उसकी वजह से भी अब लोग जो हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल या फिर सीएनजी जो कि एक क्लीन फ्यूल है उसकी तरफ भाग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि कुछ की सजेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं पॉल्यूटेड सिटीज़ के लिए नीति आयोग ने दिए थे कि वो कह रहे हैं कि प्राइवेट डीजल व्हीकल्स को 2022 तक जो है फेज़ आउट कर दिए जाएंगे। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो व्हीकल्स हैं जो कि 15 साल पुराने हैं उनको स्क्रैप करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में करेंगे। ठीक है जी, और इलेक्ट्रीफाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी 2022 तक हो जाएगा। ठीक है जी, और आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको डीकमीशन किया जाएगा अगले 5 साल में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में है। साथ में आपकी जो इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए कि स्वच्छ भारत से भी हम देखते हैं कि वेस्ट सेग्रीगेशन का जो है काफ़ी ज़्यादा हमने देखा हुआ है कि ये एक चीज़ है। ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट से हम जो है प्राकृतिक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जा रहे हैं। हमने कोविड की वजह से देखा है कि सारे बाकी के आसपास के जो देश हैं, जैसे हमने COP26 के बारे में भी देखा था कि अब सारे देश जो हैं धीरे धीरे एनवायरनमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर का जो वही एक ओपन एंडेड है कि हम अब धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। नॉट टू मेंशन कि एनवायरनमेंट जो है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी चीज़ों में भी। इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, बड़ा ही ओपन एंडेड सा था। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। और थोड़ा हम भी सोचते हैं कि हम कार पूलिंग करते हैं, ठीक है, और थोड़े प्लांट्स लगाते हैं, अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाएंगे या फिर गमले रखते हैं। ठीक है, लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको स्विच ऑफ करते हैं,
उससे क्या है कि वो नेशनल रिसोर्स है। पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम सेव करें, ठीक है। और इसी के साथ ही शायद ही हमारा एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी बन सकता है कि हम सेव करेंगे फ्यूल, हम सेव करेंगे पानी, ठीक है जी, और सेव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और हम एक फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आई होप आपका ये नववर्ष बहुत अच्छा जाए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। मेरा नाम है भव्य, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।